नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार और आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद में। सबसे पहले मैं फिरोजाबाद का आपको राजनीतिक महत्व बता दूं। फिरोजाबाद वो ज़िला है, अगर समाजवादी पार्टी की दृष्टि से हम देखें तो सैफई के बाद दूसरा अगर पावर सेंटर समाजवादी पार्टी की दृष्टि से हम किसी को कह सकते हैं तो वो फिरोजाबाद है। और आज हम फिरोजाबाद में मौजूद हैं, फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा के गाँव पेणत में। और आज मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान बने हुए हैं एक ऐसा नेता जो नेता होने के सारे पैमाने पर पूरा खरा उतरता हो, एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसा नेता जो मेहनती है। तो आज मुलाकात में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कई सवालों के जवाब। तो सचिन जी, हम कोशिश करते हैं कि आज मुलाकात में आपसे जो बातचीत करें बहुत ही कैजुअल साधारण तरीके से बातचीत करें। जी बिल्कुल। होता क्या है दरअसल कि मैं आपसे बात करूंगा, आप सपा के नेता हैं जी। तो जब हम फॉर्मल होकर सवाल करते हैं तो आपके भी जवाब वही होंगे। भाजपा के नेता होते तो भाजपा वाले जवाब हो जाते, सत्ता के पक्ष के होते और सत्ता के विरुद्ध हो जाते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे फॉर्मल बात, कैजुअल बात करके जी, कि सचिन सिंह यादव तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं। बिल्कुल। होता है कि हमारे जो नेता हैं उनकी सोच हमें नहीं पता चल पाती है, जी, नेता को नहीं पता चल पाती है, वो उनकी नीतियों में जाके फिर पता चलती है। जी। कह के कुछ चाहते हैं फिर वो एंटी रूम भी ले आते हैं। तो उससे बेहतर है कि सचिन सिंह यादव को लोग जानें, सचिन सिंह यादव क्या सोचते हैं। बिल्कुल। तो सचिन जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं 6 तक तो शिकोहाबाद में सैमुअल मेमोरियल स्कूल है, वहाँ मैंने 6 तक एजुकेशन की और 7 से मैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर जो बोर्डिंग स्कूल है जी। मैं वहाँ पर चला गया था। 7 से 12 तक मैं बोर्डिंग स्कूल सिंधिया में रहा और वहीं से मैंने अपना 12th किया। साइंस का स्टूडेंट था तो 12th मैंने सिंधिया से किया। फिर कॉलेज? मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएसए में है, वेस्ट लाफेट में हमारा कैंपस है। इट्स वेरी क्लोज टू शिकागो और इंडियानापोलिस कैपिटल है इंडियाना स्टेट की, उसके बीच में ये वेस्ट लाफेट एक जगह है, वहाँ पे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है। वी आर कॉल्ड बॉयल। बीटेक किया वहाँ से मैंने बीटेक किया और मैंने इकोनॉमिक्स में बीए किया। डबल मेजर्स है मेरा। यूएस में ये होता है कि क्रेडिट बेसिस सिस्टम है, तो मैंने बीटेक के साथ मतलब इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स में भी मतलब कि डिग्री लिया। तो सचिन जी, उसके बाद फिर आपके पास नौकरियों के भी ऑप्शन होंगे? मुझे 6 महीने मुझे स्ट्रगल रहा क्योंकि उसी टाइम मैं यूएस में ही था, तभी 9/11 हुआ था। मैं उस टाइम सॉफ्टमोर ईयर में था, जो सेकंड ईयर होता है उनका, तो मैं वहाँ पर था तब 9/11 हुआ। उसके बाद उनकी यूएस की पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस आए और उन्होंने 65,000 पे कैप लगा दिया वीज़ा, वर्किंग वीज़ा पे। चाहे वहाँ पर रहने वाले जो लोग काम कर रहे हैं, पहले से ही इंटरनेशनल लोग काम कर रहे हैं उनको, और या नए कोई एप्लीकेंट हैं, दोनों को मिला के 65,000 वाज द कैप फॉर 1 ईयर। तो पहले ही साल वो कैप पहले 1 अप्रैल को खुला था और पहले ही अप्रैल को ख़त्म हो गया था। तो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलने में दिक्कत आई बिकॉज वो कैप ख़त्म हो गया था, तो मुझे अराउंड 6 months आई हैड टू वेट फॉर माई जॉब। मैं इंटरव्यूज़ चलते थे और काफ़ी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ होते थे और फिर काफ़ी जगह वीज़ा को लेके बात होके वो रुक जाती थी बात। तो 6 महीने बाद फिर मुझे जॉब मिला। हाँ, मैं सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ट्रस्ट, एक फाइनेंशियल फर्म है वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, अच्छा, कैलिफोर्निया में, वहाँ पर मैंने जॉब किया। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया टोयोटा फाइनेंशियल्स में। टोयोटा जो कंपनी है मोटर्स, इसका हेडक्वार्टर है टॉरेंस में, कैलिफोर्निया में। टॉरेंस एक जगह है विच इज़ वेरी क्लोज टू लॉस एंजलिस, LA के पास है। तो मैं LA में कल्वर सिटी नाम से जगह है, मैं वहाँ रहता था और टॉरेंस में हमारा हेडक्वार्टर था। तो टोयोटा में टोयोटा मोटर्स का एक डिवीज़न है टोयोटा फाइनेंशियल्स, तो टोयोटा फाइनेंशियल्स के लिए मैं जॉब करता था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बेहतर लाइफ थी, वो भी अमेरिका की लाइफ थी, तो इतना चेंज, ये डिसीजन कैसे लिया कि यहाँ आके आपको राजनीति करनी है?
नहीं, राजनीति का तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम। देखिए, मैं फैमिली बैकग्राउंड था वो इफेक्ट किया? ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैं मेरे जो यहाँ पर फ्रेंड्स हैं उनसे कहता भी रहता हूँ कि आपसे भी मैंने बताया था कि लाइफ को हम नहीं चलाते, लाइफ हमें चलाती है। मैं जब यूएस गया था तो मेरा ये एम था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं और बोइंग कंपनी में मैं काम करूं। फिर 9/11 हो गया तो 9/11 जो इंजन्स बनाती है, एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाती है, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, दो ही कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाती हैं। तो मेरा सपना यही था, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यूएस से बेहतर कहीं नहीं है। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, विच इज़ नोन फॉर इंजीनियरिंग, इट्स टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में है वर्ल्ड में। अगर आप सर्च करेंगे यूएस न्यूज़ पर, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला इंसान था मून पर, वो हमारी यूनिवर्सिटी से था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, तो वी आर well known for engineering, well known for management courses, well known for veterinary, और इंजीनियरिंग में टॉप 5 में, विच वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजनीति की तरफ कैसे टर्न हुआ? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो बात ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था, सेटल लाइफ थी, वहाँ से आराम से मैं जॉब चल रही थी, वहाँ से आके यहाँ सुबह उठ के तो मैं ऐसा था कि I was the only son of my father। मैं अपने फादर का अकेला बेटा था। मेरे फादर मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं अपने फादर को बहुत प्यार करता था। मेरे फादर मेरे दिल में बसते थे, उनके दिल में मैं बसता था। तो मेरे फादर ने की ये इच्छा थी कि मैं वापस आ जाऊं। तो उस टाइम मैं कलवर सिटी में रहता था और ऐसे करियर के पॉइंट पर था जहाँ पर कि या तो मैं इंडिया वापस आता या मैं फिर कभी नहीं आता। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे स्टेज पर मैं पहुंचता जा रहा था जॉब में कि जब मतलब कि अगर आप फिर आगे ही बढ़ना था कि घर खरीद लो और फिर प्रॉपर्टी वहाँ बनाने लगो। तो फादर ने ये कहा कि तुम वापस आ जाओ। मैं फादर की बात मानता था, उन्होंने मुझे कन्विंस किया। तो मैं यूएस से फिर जॉब छोड़ के मैं वापस आ गया। मेरे जॉब पे मेरे बॉसेस ने अराउंड 6 मंथ्स मेरा इंतज़ार किया। उन्हें लगा कि शायद सचिन का मन इंडिया में नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर मैं फादर के साथ यहाँ वापस आ गया। तो मैं पॉलिटिकल मेरा बिल्कुल नहीं था, मैं सोचता भी नहीं था, ड्रीम्स में भी ये नहीं सोचता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। आप जानते हो आजकल के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें। तो मेरा भी यही था कि पॉलिटिक्स या ये पॉलिटिक्स कौन क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए इंजीनियर तो बहुत दूरी बना लेता है, इसके लिए हम इंजीनियरिंग वाले हाँ, हमको लगता था इसके लिए हम लोग बने नहीं हैं, ये हमारी फील्ड नहीं है। और तो मैं कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचता नहीं था। हाँ, मेरे फैमिली में पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो मैं जब वापस आया तो हमारे यहाँ फैमिली में इलेक्शन लड़ते थे आदरणीय रामवीर सिंह जी। तो मैं उन्हीं के लिए ही काम करने लगा शुरुआत में। और उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी, पारिवारिक परिस्थितियाँ बनी, मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। और फिर ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि परिवार अलग हो गया। उसके बाद मैं अपने काम जो भी थे उसे कोशिश करने लगा, उसमें बेहतर करने की। फिर 2019 में आदरणीय अक्षय जी ने मुझसे कहा, जब उनका लोकसभा का चुनाव था, क्योंकि मुझे प्रायर एक्सपीरियंस था 2012 में, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत काम किया था। 2007 से 2012 तक। 2012 से सक्रिय हैं आप? 2007 का जब हम लोग इलेक्शन हारे थे समाजवादी पार्टी, 2007 से बसपा का जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी तब से मैं सक्रिय हो गया था। मतलब कि बैकग्राउंड में जितने धरने होते थे, जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसमें हम लोग जेल भी गए थे 2009 और 10 में। और क्या कहते हैं, जितने आंदोलन हुआ करते थे हम लोग बैकग्राउंड में काम करते थे और समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। 2012 समाजवादी पार्टी क्यों चुनी?
देखिए, समाजवादी जो विचारधारा है वो बचपन से हमारे ब्लड में है। हम लोगों ने कैपिटलिस्ट देखा है, हमने सोशलिस्ट देखा है। हमारे देश को समाजवादी की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है। हमारा देश गरीब देश है। हाँ, आपने दोनों जगह देखी है। आपने इंडिया को देखा है, इंडिया तो है ही है जी। आपने यूएसओ को देखा है, उस यूएसओ को देखा है जो पूंजीवाद का ब्रांड एम्बेसडर है। जी जी तो वो फ़र्क कर पाते होंगे आप। जी जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में विचारधारा चुनते टाइम ये दिमाग में रहता। नहीं, बिल्कुल ऐसे। देखिए, हम लोग तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है समाजवादी विचारधारा में, लेकिन जो समाजवादी विचारधारा है, आप समझेंगे कि समाजवादी विचारधारा को हमारे देश को ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो देश है वो गरीबों का देश है। हमारे देश में गरीबी स्तर के नीचे के लोग ज़्यादा हैं, किसान लोग ज़्यादा हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे देश में जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, वहाँ पर समाजवादी विचारधारा से ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से हमारा शुरुआत से लगाव रहा। और दूसरी बात, हमको एक ऐसे नेता मिल गए, आदरणीय अखिलेश जी। वो भी आप देखिएगा, ही इज़ अ फ्यूजन ऑफ फ्यूचर एंड इंडियन हिस्ट्री। कि हमारे देश को क्या ज़रूरत है वो उनकी सोच है, और हमारी समस्याएं क्या हैं वो प्रैक्टिकल वो भी जानते हैं। उन दोनों के फ्यूजन से ही सोल्यूशन है। इसलिए कर दिया कि दरअसल मैं ये देखता हूँ हमारे यहाँ जो युवा नेता बनते हैं वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कौन सी जाति सूट कर रही है कौन सी पार्टी के हिसाब से। देखिए, जाति अब आ गया, जब से मैं आपको बता दूं, जब से ये आज की जो बीजेपी सरकार है ये ज़्यादा जातियों के बारे में बात करती रही। वरना आप पहले देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को सब लोग वोट देते थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी को सब लोग वोट देते थे। ऐसा नहीं है। जाति समीकरण का प्रचार करके बीजेपी ने समाज को बांटने की कोशिश की और पॉलिटिक्स को जातियों धर्म की तरफ ले गई। जातियों धर्म में जब तक हमारे देश की पॉलिटिक्स रहेगी तब तक हम लोग डेवलप्ड नेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। डेवलप्ड नेशन के लिए हम लोगों को पॉलिसीज़ पर, हम लोगों को डेवलपमेंट पर, विकास पर, और हम लोगों को जो यहाँ की लोकल समस्याएं और देश और प्रदेश की समस्याएं उस पर जो बात करता है, उसके जो सल्यूशन लाता है, ऐसे नेताओं को जब तक हम नहीं चुनेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और लेकिन ये इजी है, बीजेपी के लिए इजी है जाति समीकरणों पे बात करना, धर्म के समीकरणों पे बात करना, क्योंकि जब आप उस टॉपिक पे जाके बात करने लगते हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं। और इजी है वोट लेना, काम करना कठिन है, विकास, रोड बनाना कठिन है, यूनिवर्सिटीज़ बनाना कठिन है, मेडिकल कॉलेज बनाना कठिन है, 100 लाना कठिन है। जाति समीकरण पे बात करना बहुत आसान है। आप एक माइक दीजिए, करिए जाति समीकरणों पे बात, उसमें कुछ जाता ही नहीं है, तो कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो लेकिन हमें ऐसा नेता चाहिए जो जाति समीकरणों पे बात ना करे। हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो इन समाजवादी की सरकार रही लगभग 12-13 साल। अगर मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल मिला दिया जाए वो 89 वाला, तो लगभग 12-13 साल सरकार रही है जी। उसके बावजूद भी जाति की बात खत्म नहीं हो पाई। नहीं, तो जाति की बात, भाजपा के चुनाव जीत जाती है, वो भी ऐसे जीतती है कि बम्पर जीत जाती है। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग भोले वाले लोग हैं, हमारे देश के लोग गरीब लोग हैं। तो उनको वो जब कोई बहुत रिस्पेक्टेड आदमी होता है, वो जब बड़े बड़े वादे करता है तो उसकी बात पर भोली भाली जनता विश्वास करती है। जब हम लोगों से बात की जाती है कि 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए, गरीब किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। उसमें उसकी लड़की की शादी हो सकती है, उसके खेत के लिए ट्रैक्टर आ सकता है। भाजपा कहती है कि उन्होंने जातियों के साथ न्याय कर दिया, उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा था, उन्हें सम्मान दे दिया। देखिए, सम्मान मिलने के लिए आपको उन्हें रोजी रोटी देनी पड़ेगी, नौकरी देगी। असली सम्मान उन्हें नौकरी देना है, असली सम्मान उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, असली सम्मान उनको डेवलप्ड रास्ते में लेके आना है, जिससे कि वो कल अपना व्यापार कर सकें,
उनको लगे, उन्हें विश्वास हो कि मैं कल व्यापार करूंगा तो मुझे पूंजी मिल जाएगी, उनको विश्वास हो कि मैं कल पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें विश्वास हो कि मैं इस देश में कुछ भी काम कर सकता हूं, वो सब काम करने में मैं सक्षम हूं। लेकिन आप देखिए, सिर्फ इन्होंने वादा किया सम्मान के बदले में देने के वादे में, ना उन्हें उस किसी भी समाज के लोगों को नौकरी मिल पाई, उनके पास एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ होगा ना, मतलब जो जातियों का वैक्यूम है, मतलब वो स्पेस रहा होगा कहीं ना कहीं, वो जो ओबीसी की कुछ जातियां हैं, एससी की उन्होंने इमोशनल कर दिया। आप समझिए, आप इंडियन लोग, भारतीय लोग, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, अब इस बात पे हुआ कि एक पिछड़े को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने देखा, बना दिया। आप देखिए, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन हम लोग इमोशनल लोग हैं, भावुक लोग हैं। आप भावुकता में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि अगर एक चोर पकड़ जाएगा और चोर को पब्लिक मार रही होगी तो 50 लोग उसे बचाने आ जाएंगे कि लो मत मारो यार, इसके अब ज़्यादा चोट लग गई। हम लोग बहुत जल्दी माफ़ करते हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। तो भावुकता का जो फ़ायदा उठाया वो बीजेपी ने उठाया। उन्होंने भावुकता की नब्ज़ पकड़ी कि यह आदमी कैसे भावुक होगा। तो उस भावुक जो डेवलपमेंट पे 2017 में और 2019 में भावुकता भारी पड़ गई, इमोशनल आदमी ज़्यादा हो गया। और इमोशनल आप देखिए, ऐसे स्पीचेस आती हैं, ऐसी बातें आती हैं, तो इमोशनल हो गया। हम बात करते हैं, हम बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं सचिन सिंह यादव का क्या डेली का रूटीन क्या है। देखिए, अब तो रूटीन मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि सचिन सिंह यादव लोगों के सुख दुख में रोज शामिल होते हैं जी, उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हैं, तो पता चलता है कि सचिन सिंह यादव जी लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जी जी तो क्या है, मतलब सचिन सिंह यादव का स्वभाव है कि ये अभी चुनावी एक्टिव देखने के लिए गतिविधियाँ हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं गांव रहने आया था, आप जानते हैं मैं गांव में रह रहा हूं। हाँ, एक और बड़ी उपलब्धि कि सचिन सिंह यादव जो यूएसए से गांव तक का सफर, आदमी शहर में रह लेता है लेकिन यूएसए से डायरेक्ट गांव में, देखिए, गांव में रहते हैं। मैं गांव में रह रहा हूं, तो मैं जब गांव में आया था तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। उससे पहले ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं गांव में रहूंगा, गांव में का जीवन ठीक रहेगा। तो मैं गांव में रहने लगे। जब गांव में आप समाज में, अपने समाज के बीच में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, और देखिए व्यवहार रहता है। व्यवहार में मेरे पिता ख़त्म हुए तो आसपास के काफ़ी लोग बड़ी संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने आए। मेरी दादी ख़त्म हुई, मेरे बाबा ख़त्म हुए, तो आसपास के जो मेरे अपने लोग हैं, जो वो लोग हमेशा मेरे सुख दुख में शामिल हुए। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं उनके बीच में रहूं तो उनके सुख दुख में भी मैं शामिल हूं। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिक्स से पहले भी मेरा ये फ़र्ज़ था और मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा जाने की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा मानना है, जैसे आपने जाति समीकरण की बात की, मुझे मानना है कि जाति और धर्म को की लाइन को अगर कोई मिटा सकता है तो प्यार मोहब्बत मिटा सकती है। और प्यार मोहब्बत बनती है जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो। देखिए, दोस्त हम लोग रहते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग जानते थे कौन किस कास्ट का है। मुझे तो पता भी नहीं था, आपको भी नहीं पता होगा कि ये दोस्त इस कास्ट का है तो हम दोस्ती करें या ना करें। दोस्तियां तो हो जाती थी। तो दोस्ती हमेशा भारी होती है जाति पे। तो हम जब समाज में रहते हैं तो हम निकलते हैं कि हम जात की नज़र से नहीं देखें, धर्म की नज़र से नहीं देखें, हम अपनों की नज़र से देखें, और अपनों के लिए उनके साथ रहना ज़रूरी है। धर्म की बात चल रही है तो मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे देश में धर्म एक बहुत बड़ा महत्व रखता है राजनीति में। हमारे प्रदेश में यूपी बिहार की बात कर लें तो यहाँ जाति बहुत महत्व रखती है धर्म के साथ साथ। और मैं जसराना की बात करूँगा, जाति धर्म के बाद सब कास्ट, और सब कास्ट के बाद जो कुरी होती है उसे क्या बोलते हैं, कुरी भी यहाँ बहुत महत्व रखती है। तो सचिन सिंह यादव इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से ना हमारे देश का भला होगा, ना हमारे प्रदेश का भला होगा, ना हमारी तहसील का भला होगा। हमारा भला तभी होगा, हमारे समाज का भला तभी होगा, इस तहसील में, इस प्रदेश में और देश में रहने वाले लोगों का भला भी तभी होगा जब हम लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने डेवलपमेंट के बारे में, नौकरियों के बारे में,
बेटर से बेटर कैसे हमारी फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हों, कैसे हमारी फसल का उत्पादन इम्प्रूव हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करके अपनी सरकार बनाएंगे। किस सरकार के टैक्सेस कौन सी सरकार कम लगाती है, किस सरकार में बिजली कम दरों पे मिलती है, किस सरकार में पेट्रोल डीजल कम दरों पे मिलता है। सिंह ज़्यादा मानते हैं कि विकास के एवज में जाति धर्म और ये कुरी उरी के कोई मायने नहीं, माने नहीं होने चाहिए हैं, तभी तो बीजेपी आ गई थी, लेकिन नहीं होने चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, नए नौजवान लोग हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई देश नहीं है। मैं तो काफ़ी ट्रैवल्ड हूँ, हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई देश डेवलप नहीं हो पाया जिसने जाति और धर्म के बारे में बात की हो। और जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाओगे तो उन्होंने, जब उनकी सरकारों ने डेवलप्ड इन टैक्सेस के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बात की, तभी उनका देश डेवलप्ड बन पाया। और जाति और धर्म के ऊपर जब जिस देश ने बात की या जिस प्रदेश ने बात की, वो हमेशा पुअर हो गए। पुअर नेशंस की आप लिस्ट उठा लीजिए तो सारे वही होंगे जो जाति और धर्म की बात करेंगे। तो सचिन जी, अब हम सवाल करते हैं सरकार को लेकर। योगी जी को लगभग 5 साल पूरी होने जा रही है जी, और रामराज कायम हो गया, ऐसा उनका कहना है। तो इन सब बातों पे बात करते हैं कि कितना रामराज से आप संतुष्ट हैं। तो आप इसी बात पे योगी जी के 5 अच्छे काम गिनाइए। देखिए, आदरणीय योगी जी के 5 अच्छे काम ये हैं कि अब पुलिस होटल में घुस के इनकाउंटर कर सकती है किसी निर्दोष आदमी का, ट्रक से खींच के पुष्पेंद्र को गोली मार सकती है, पेट्रोल डीजल 100 के पार जा सकता है, बिजली महंगी हो सकती है और आएगी नहीं, और आएगी तो महंगी मिलेगी। ये तो नेगेटिव काम होगा, कोई तो पार्टी लाइन से हट के कोई तो अच्छा काम किया होगा कहो ना। मैं ये अच्छे ही काम बता रहा हूँ जो उनके अच्छे काम हैं। तो क्या वो कहते हैं उन्होंने कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी है कि गुंडे अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए। आप जो क्रिमिनल सर्वे आता है इंडिया का, उसको देखिए, उसमें यूपी टॉप 5 में है। तो अगर सारे जो क्रिमिनल लोग हैं वो यूपी छोड़ के भाग गए हैं तो क्राइम कौन कर रहा है? और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि क्रिमिनल और पुलिस में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं काफ़ी सिपाहियों से बात करता हूँ जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, उनका भी दम घुट रहा है। ईमानदार आदमी का जो पुलिस सेवा में है उसका दम घुट रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने ऐसी अपनी सर्विस में ऐसा कभी कार्यकाल ही नहीं देखा कि हमें फ़र्क ही नहीं समझ में आता कि क्रिमिनल कौन है और पुलिस कौन है। नहीं, उनका कहना है कि जब सपा सरकार आती है, मैं एक स्पीच दिख रहा था योगी जी का विधानसभा का, जी, वो आप लाल टोपियों वालों को कह रहे थे कि जो लाल टोपी लगाते हैं गुंडे होते हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने अपराध मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया। आप तो सपा सरकार आ जाएगी तो गुंडा कर दिया। आप FIR की लिस्ट निकालिए, जितने मुकदमे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे होंगे, भले ही अब हमने हटवा लिए हों क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, जितने मुकदमे उन पर रहे हैं उतने मुकदमे अगर पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन सबको मिला के अगर आप टोटल करेंगे तो उतने मुकदमे सारे मुख्यमंत्रियों पे नहीं होंगे जितने अकेले आदरणीय योगी जी पे मुकदमे निकलेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि जिस पर मुकदमे खुद हों उसकी मानसिकताएं अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की होगी कि अपराध युक्त प्रदेश बनाने की होगी। गड्ढा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, उनका दावा है। आप देख रहे हैं, आप अभी गांव आए, आपने देखा होगा मुस्ताबाद से शिकोहाबाद की रोड गड्ढा मुक्त हो चुकी है। आपने देखा हमारी गाड़ियां उसमें धच्चे खाते खाते, या आम आदमी की मोटरसाइकिल जाती है तो उसे सर्विस अगर 2 महीने में करानी हो तो इस रोड पर चले तो 15 दिन में करानी पड़ेगी। जिसराना का बाईपास देखिए, अब इतना गहरा हो गया है कि उसमें स्विमिंग पूल 3 बन सकते हैं, और अगर ट्रक चला जाए उस गड्ढे में तो ट्रक दिखाई नहीं देगा कि कितना गहरा गड्ढा है। तो ये तो गड्ढा मुक्त है। तो काम किया होगा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना पे जो मैनेजमेंट था, मोदी जी कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे योगी जी की, बेहतरीन मैनेजमेंट योगी जी का कोरोना के समय पे। कोरोना में सबसे ज़्यादा डेथ रेट यूपी में रही। आपने
बहुत सी जगह देखा होगा कि इतनी डेथ हुई कि हिंदू धर्म में हम लोगों को दाह संस्कार किया जाता है, लकड़ी के बीच में रख के जो प्रज्वलित किया जाता है। लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया था, लकड़ियाँ ब्लैक हो रही थी। शमशान में मैं जानता हूँ मेरे दोस्त के फादर ख़त्म हुए थे, मेरे एक रिश्तेदार ख़त्म हुए थे, शमशान में वेटिंग थी। और मैं आपको बताऊँ पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान में जलाने के लिए हमें सिफारिश करानी पड़ी। हमने थाने में जाके सिफारिश की, हाथ जोड़े जो थाना इंचार्ज थे कि भाई साहब हमारी इतनी सिफारिश कर दो कि हम अपने प्रियजन को अगर आखिरी दाह संस्कार उसका करना चाहते हैं तो उसमें हमारी वेटिंग किसी तरह से कम हो जाए। तो दाह संस्कार के लिए इस सरकार में आपको सिफारिशें लगानी पड़ गई। ऐसा कोरोना का मैनेजमेंट रहा। और रही बात आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की, और बात हुई कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में कोई नहीं मरा। जिसको कोरोना हुआ, जिसके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को कोरोना हुआ, आप उनसे पूछिए कि ऑक्सीजन की कितनी कमी रही। ऑक्सीजन तो समझिए मतलब कि ऑक्सीजनों के लिए सिफारिश चली। ऑक्सीजनों ऐसे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट थे जो बंद पड़े थे। आपने देखा था सैफई का भी ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा था, वो उसी दौरान कोशिश किया गया चालू करने की। तो इतने सारे ऑक्सीजन की कमी रही जो वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, प्रदेश वाइड सबको पता है कि ऑक्सीजन की कमी रही। अब चूंकि उनकी पीएचडी है, बीजेपी की पीएचडी है, उन्होंने डॉक्टरेट लिए झूठ बोलने में। अगर आप उनसे डॉक्टरेट में लिखवाएंगे ना तो थीसिस लिख सकते हैं वो लोग, आपको पढ़ा सकते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं जिसमें आपको झूठ बोलना सिखा दें। तो वो झूठ बोलने में माहिर है, बहुत अच्छे हैं झूठ बोलने में। तो आपका कहना है कि भाजपा ने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। आप एक काम बता दीजिए, 5 काम दूर है, एक काम आप बता दीजिए। तो फिर समाजवादी पार्टी 2019 में भी हार गई। अब ऐसा क्या कर रही है समाजवादी पार्टी कि उनके झूठ बोल रहे हैं कि उनके झूठ से कैसे मुकाबला कर सकती है? देखिए, जैसे पुराने लोगों ने होती है कि सत्य में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो जो सत्यता थी वो आदरणीय अखिलेश जी की और समाजवादी पार्टी की, अब वो बाहर आ चुकी है। जो बादल थे जिसने सूरज को रोक रखा था, सूरज की रोशनी को, वो बादल रह के सूरज की रोशनी मोमेंटली कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन फिर वो छटेंगे। सत्यता बाहर आ गई। आदमी को पता चल गया कि बीजेपी ने जो कहा था उसके कोई काम नहीं किया, और किया तो उसके टोटल अपोजिट काम किया। ये समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं कुछ सवाल जल्दी करूँगा अब आपसे। जी, मैं आपकी कुछ फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछूंगा। जी, आप मुझे बताइए, फेवरेट फ्रीडम फाइटर बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। फेवरेट अभी का कोई नेता जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आदरणीय अखिलेश यादव। फेवरेट एक्टर बॉलीवुड का? बॉलीवुड में क्या? अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस काफ़ी है। काफ़ी सोचना पड़ रहा है। हाँ, काफ़ी है। काफ़ी है क्योंकि सबने, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है। नरगिस। और गेम खेलते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट का मैं कैप्टन था सिंधिया स्कूल में। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था। मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेटर फेवरेट सौरव गांगुली। अब मैं कुछ आपसे नाम लूँगा, आप उनके बारे में एक सेंटेंस में मुझे बताओ। जी, क्या सोचते हैं? ठीक है, बिल्कुल कोशिश करूँगा। जैसे सर मैं आप पूछें मुझे सचिन सिंह यादव, मैं बताऊंगा समाजवादी पार्टी के, तो उनके बारे में एक सेंटेंस में मुझे बताना। योगी आदित्यनाथ। दिखावा, बनावटी, ढोंग, झूठ। अखिलेश जी। विकास। राहुल गांधी। अनटैप्ड नेता, अंडर एस्टिमेटेड नेता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव। स्ट्रैटेजिस्ट, प्योर और स्ट्रैटेजिस्ट। कन्हैया कुमार। संघर्ष। चंद्रशेखर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
चंद्रशेखर रावत। उभरते हुए नेता सचिन सिंह यादव। संघर्षशील युवा नेता। हम ख़त्म करने की तरफ चलेंगे, तो लास्ट सवाल रहेगा कि सचिन सिंह यादव अपनी विधानसभा में घूमते हैं तो वहाँ की समस्याओं से भी परिचित जी हो बिल्कुल। गए होंगे। सचिन सिंह यादव को अगर मौका मिलता है तो सचिन सिंह यादव सबसे पहले ऐसे कौन से 5 समस्याएं लगती हैं विधानसभा में, अगर उनको विधानसभा का नेतृत्व करने का भविष्य में मौका मिला तो कौन सी ऐसी 5 समस्याएं हैं इनके ऊपर काम करें? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रदेश और देश की समस्या है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या आज का जो शिक्षित नौजवान है उसको पता नहीं है कि कैसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरियाँ हैं नहीं। तो ऐसी पॉलिसीज़ आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी मिल पाए। दूसरी हमारी जो लोकल समस्या है वो पानी को लेके है। हमारा 1/3 जो क्षेत्र है जसराना का, एका पश्चिमी एका से एका ब्लॉक का लेके हुए हाथवन तक, वो वहाँ पे खारा पानी है। जो पुराने बम्बे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो उन बम्बों को चालू कराना और जहाँ पर सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी नहीं है वो पाइपलाइन से या बम्बों के द्वारा पानी पहुँचाना। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार की। हमारे थानों में और तहसील में अब न्याय नहीं होता। अब भ्रष्टाचार ने वहाँ पर बैठना चालू कर दिया है, चौराहे पे भ्रष्टाचार पहुँच चुका है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ लेके आना, ऐसी पॉलिटिक्स यहाँ पर करना जिससे भ्रष्टाचार थानों में और तहसीलों में ख़त्म हो पाए। चौथी जो समस्या है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पे बिजली कम आती है, तो उसको भी लेके कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और 5वीं जो समस्या है वो स्वास्थ्य सेवा को लेकर है। हमारे जसराना तहसील में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो इमरजेंसी मेडिकल सेवा दे पाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत रात में हो जाती है तो आपको या तो सैफई भागना पड़ेगा या फिरोज़ाबाद आगरा जाना पड़ेगा, और आगरा आप चले गए तो आपको खेत बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जसराना को काफ़ी ज़रूरत है। फिरोजाबाद के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो काफ़ी खुल रही हैं, जी जी, लेकिन गरीब के लिए वो 20 रुपये 50 रुपये में अपनी पढ़ाई कर सके। जब यहाँ से कोई लड़का 12th कर लेता है उसके बाद वो उसके सपने टूट जाते हैं। जब वो दिल्ली जाएगा पढ़ने के लिए, मिनिमम खर्चा करेगा, फीस तो कम है, मिनिमम खर्चा करेगा तो 15,000 रुपये उसे महीने खर्च करने पड़ेंगे, 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा खर्चा है। सपने टूट जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है जसराना को या फिरोजाबाद को कि यहाँ पर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बने, सरकारी संस्थान बने जहाँ गरीब लोगों को अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं और हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाई है, तो मैं तो है काफ़ी दुरुस्त होनी चाहिए, जिसमें मैं ड्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, देखिए फिर मेरा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। आप देखिए, आपने पुराने HRD मिनिस्टर्स देखे होंगे इंडिया के, और आपने अभी के भी HRD मिनिस्टर्स देखे। बीजेपी का शिक्षा को लेके कोई विजन नहीं है, और विजन नहीं है तो आप समझ लिए पिछले जब से सेंट्रल में बीजेपी आई है तब से एजुकेशन को लेके कोई रिफॉर्म्स नहीं आए। कोई भी यूनिवर्सिटी की हालत बेहतर नहीं हुई, और जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आदरणीय अखिलेश जी ने खोली थी सब ऑलमोस्ट बंद हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, मैं आदरणीय फौज साहब को मैंने एक बार सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे फिरोजाबाद क्षेत्र में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और जिससे कि यहाँ का जो नौजवान है वो उसमें पढ़ सके। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी होना तो आसान है, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करना वो कठिन है। उसके लिए हमें आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय अक्षय जी जैसे नेता चाहिए जो एक विजन रखते हो कि शिक्षा, यूनिवर्सिटी तो बन गई, यूनिवर्सिटीज़ तो बिल्डिंग्स की होती है और जगह बन गई बिल्डिंगों से यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड मीट करने के लिए एक विजन होना चाहिए। और विजन आप देख सकते हैं बीजेपी में शिक्षा सुधार का कोई विजन नहीं है, और समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, और अखिलेश जी और आदरणीय अक्षय जी ऐसे नेता हैं जो ऐसा विजन रखते हैं जिससे यूनिवर्सिटी का भले ही फीस तो कम हो लेकिन उसके स्टैंडर्ड, जैसे आपने कहा, ड्यू जैसे हो। अगर स्टैंडर्ड्स हमारे अच्छे नहीं हुए, देश दावा करता आ रहा है
राज्य दावा करता है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में मुहैया करा रहा है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड, आप जाते हो अनएम्प्लॉयड तो सब जानते हैं बेरोजगार, अंडर एम्प्लॉयड मतलब कि जो आपका टैलेंट हो उससे कम की नौकरी आपको मिले, या आप ऐसी शिक्षा लो जो शिक्षा से आप अनएम्प्लॉयबल हो, मतलब कि आपको नौकरी मिलने के लायक ना हो आप। हमारा प्रदेश ऐसा होता जा रहा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, वो ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि वहाँ से हमारा जो नौजवान है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसका इतनी नॉलेज नहीं बन पाती या इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बन पाती कि वो इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयबल हो, इसलिए भी धक्के खाता है। क्यों? तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनना तो जनी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना, वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन होना भी ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को या हमारे यहाँ की संस्थाओं को कैसी ज़रूरत है एजुकेशन की, वैसी एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। समाप्त करते हैं। अब आप आखिरी बात बताइए हमारे साथ, यानी कि मुलाकात के साथ और ज़मीनी खबर के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। आप जैसे पत्रकारों की हमारे देश को, प्रदेश को ज़रूरत है। आपने पत्रकारिता पे टॉपिक नहीं हो पाया, वरना वो भी बड़ा टॉपिक होता। हाँ, मीडिया चौथा टीवी एंकर बताइए मुझे। रवीश जी है, टीवी चैनल NDTV। ठीक है सचिन जी, अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय समाजवाद, जय हिंद। तो साथियों, जैसा कि आपने आज का हमारा कार्यक्रम देखा, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये आपको कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा फेसबुक पर, आपको मिलेगा मुलाकात के प्लेटफॉर्म पर, और यूट्यूब पर आपको मिलेगा ये हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म ज़मीनी खबर पर। तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।